नमस्कार, मैं मंजरी शुक्ला, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं अन्नपूर्णा वाजपेयी जी का धन्यवाद देना चाहूँगी उनको, जो उन्होंने मुझे अपने इस पटल पर बुलाया और आप सबके साथ समय बिताने का अवसर प्रदान किया। अन्नपूर्णा जी बहुत लंबे समय से शक्ति ब्रिगेड संस्था का कार्य बहुत सुचारू रूप से चला रही हैं और सबसे अच्छी बात है कि इसमें उन्होंने महिलाएं और जो बच्चे हैं और जो हमारे समाज में उपेक्षित बुजुर्ग हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये संस्था का उन्होंने कार्यभार जो है संभाला है। उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि जो हमारे जो आज के ज़माने में जो बुजुर्ग हैं, उनकी जब देखभाल नहीं हो पाती है या उनके परिवार वाले उनको एक तरह से उतनी तरह अच्छी तरह से नहीं सँभाल पाते हैं या जिनका कोई नहीं होता है, तो उनको अन्नपूर्णा जी की जो संस्था है, वो पूरी तरह से मदद करती है। सबसे अच्छी बात है कि अन्नपूर्णा जी ने शक्ति ब्रिगेड जो ये संस्था है, इसके अलावा जो ये पटल है, जो फ़ेसबुक का जो समूह है, जिसको शुरू किया है, तो इसके माध्यम से बहुत सारे रचनाकार, बहुत सारे साहित्यकार, बहुत सारे लेखक और साहित्यकारों को देखने का अवसर प्रदान हुआ। कोई लोक गायक है तो कोई बहुत अच्छी लघु कथाएँ लिखते हैं, कोई बहुत अच्छे जिसे कहते हैं संस्मरण बहुत लोगों ने बताए, तो इससे ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई और रोज़ ही हम लोग देख रहे हैं 2 दिन, 4 दिन आगे के प्रोग्राम्स की डिटेल हम लोगों के पास पहुँच जाती है, जिससे प्रोग्राम को जानने में और समझने में एक तरह से आसानी हो जाती है। और इसमें एक और बहुत अच्छी बात सबसे मुझे लगी कि जो रचनाकार हैं, जो नवोदित रचनाकार हैं, जिनकी रचनाएँ अभी तक कहीं प्रकाशित नहीं हुई हैं या उनको प्रकाशन का अवसर प्रदान नहीं हो पाया है, उनको भी अन्नपूर्णा जी इस फ़ेसबुक का जो उनका पेज है, इसके माध्यम से लेकर आई हैं और उन लोगों को वरिष्ठ साहित्यकारों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और उन्होंने जिसे कहते हैं उनको उनके टिप्स बताए हुए टिप्स ध्यान में रखे, उनके बताए हुए बिंदु ध्यान में रखे, जिसके कारण वो भी और बेहतर लिख सके। जिस तरह से मैंने बहुत सारे साहित्यकारों को सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी कुछ दिनों पहले मैंने लघु कथाएँ सुनी, कहानियाँ सुनी, तो मुझे लगा देखिए कितना कितना सारा हम लोगों के आस-पास है। अगर हम एक-दूसरे से मिल नहीं सकते इस लॉकडाउन के पीरियड में, जैसे कि अभी तो बाहर निकलना कोरोना के कारण एक तरह से प्रोहिबिटेड ही हो गया है, प्रतिबंधित हो गया है, तो कम से कम हम घर बैठकर इतनी सारी जानकारियाँ जो हैं वो एक साथ प्राप्त कर पा रहे हैं। तो मैं इसलिए बहुत मुझे अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई कि मुझे भी आप सबके साथ अपने बारे में कुछ बताने का और आपसे कुछ जानने का मौका मिला। अन्नपूर्णा जी ने वैसे तो मेरे बारे में लिख ही दिया था सब कुछ और पर मैं कुछ प्रश्न उनके पास आए हैं, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं या जो लोग जानना चाहते हैं, उन लोगों ने अन्नपूर्णा जी के पास कुछ प्रश्न भेजे हैं, तो उन प्रश्नों के मैं उत्तर देना चाहूँगी। पहला प्रश्न है कि आपने बाल साहित्य ही क्यों चुना? तो इसका ऐसा है कि साहित्य में देखिए मैं नहीं समझती हूँ कि साहित्य को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं या साहित्य को हम लोग कई भागों में बांट सकते हैं कि ये प्रौढ़ साहित्य है या ये बाल साहित्य है। अभी पिछले वाले प्रोग्राम में मैं एक जिक्र करना चाहूंगी। मैं एक वो करीब 64-65 वर्षीय एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो वो मुझसे बोले कि मैं मंजरी जी भी अभी भी अलादीन की कहानियां पढ़ता हूँ, तो आप क्या कहना चाहेंगी? तो मैंने उनसे कहा तो इसका मतलब है कि आपके अंदर का बच्चा जो है वो अभी तक जिंदा है और ये बहुत बड़ी बात है कि हम किसी भी उम्र में पहुंच जाएं और हमारे अंदर का बचपना अगर हमारे साथ रहता है तो फिर ये समझिए कि हमें कहीं भी किसी से भी मिलने जुलने में दिक्कत नहीं होती, कहीं भी दोस्ती करने में हिचकिचाहट नहीं होती, क्योंकि बच्चा तो सबसे घुल मिल जाता है।
तो बाल साहित्य और प्रौढ़ साहित्य या किसी भी तरह का साहित्य जो है, ये सब अपने अपने एक सोचने का नजरिया है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो उम्र में बहुत वरिष्ठ लोग हैं या वरिष्ठ लेखक हैं या बड़े हैं या मेरी उम्र के ही मान लीजिए, तो मैं लिखती बच्चों के लिए हूँ पर मैं भी बड़ी ही हूँ। तो मैं बच्चों की कहानियां पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ। यहाँ तक कि मेरे घर में जब किताब आती है तो जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जो मेरे एज ग्रुप के हैं या जो मेरे फ्रेंड सर्किल में हैं, वो लोग बच्चों की कहानियां बड़े चाव से पढ़ते हैं। तो उस वक्त जब जो भी साहित्य हमें मनोरंजन देता है, जो भी कहानी हमें अच्छी लगती है, वो हम पढ़ते हैं। उसमें ये कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं कि ये बच्चों की कहानी है तो इसको सिर्फ बच्चे ही पढ़ेंगे। अगर हम वो कहानियां नहीं पढ़ेंगे तो हम अपने बच्चों को वो कहानियां सुनाएंगे कैसे। इसीलिए बड़ों को तो बाल साहित्य पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है, ताकि वो बच्चों के साथ बच्चा बनकर और वो कहानियां सुना सके। दूसरा प्रश्न है कि कब से इस क्षेत्र में आप लेखन कर रही हैं। तो जिसे ऑफिशियली लेखन कहते हैं, वो मैं सन 2008 से इस क्षेत्र में आई हूँ। उसके पहले तो जो मैं लिखती थी वो मैंने कभी ऐसे, तब पहले इंटरनेट नहीं था और इतना ज़्यादा सोशल साइट्स वगैरह कुछ पता नहीं थी, मुझे पता भी नहीं थी और थी भी नहीं। तो ये भी नहीं पता लगता था कि रचना कहाँ भेजनी है। तो इस वजह से जो थोड़ा बहुत कुछ लिखा तो वो रह गया, अब तो खो भी गया। और 2008 में नंदन में मेरी पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। उसके पहले का इंसिडेंट मुझे याद आता है कि मैं जब होशंगाबाद में थी, जब मैं शायद 10वीं या 11वीं में पढ़ती थी, तो एक बार मैं अपनी मम्मी के साथ जा रही थी और एक हाट लगा हुआ था, वो जो बाजार होता है जो सड़कों के किनारे, जिसमें लोग कपड़े बेचते हैं, सामान बेचते हैं, और वो सब लोगों के लिए होता है। सब लोग वहां पे जाके खरीदारी कर सकते हैं। वो हर व्यक्ति उसमें मतलब जो बहुत बड़ी दुकानों पे नहीं जा पाते हैं, वो उन बाजारों में जाकर सामान जो है वो बड़ी आसानी से अपनी मनपसंद का ले पाते हैं। तो जब मैं वहां से निकल रही थी तो मैंने देखा कि एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति था। वो एक कपड़ों का ढेर लगा हुआ था एक सड़क के किनारे। तो वो उन पे बहुत देर से, बहुत तेज धूप थी पर वो मोल भाव कर रहा था। और तो और मतलब उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। उसके उसकी स्थिति जो थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। तो मैं अचानक से रुक गई, मैं ये देखने के लिए रुक गई कि मतलब अब ये क्या करता है, अब दुकानदार इसको सामान देता है या नहीं देता है, या वो आदमी, वो जो बहुत देर से जो एक कुर्ता पकड़े बैठा हुआ था, जो बुजुर्ग व्यक्ति, वो खरीद पाता है कि नहीं खरीद पाता है, क्योंकि पैसे मेरे पास भी नहीं थे। तो मम्मी तो आगे चली गई और मैं रुक गई। तो मैंने देखा कि उसने पहले अपने दाएं कुर्ते की जेब में हाथ डाला, तो जेब फटी हुई थी। तो उसका जो हाथ था वो उस जेब से बाहर निकल गया। फिर उसने अपने दूसरे कुर्ते की जेब में हाथ डाला, तो उसको 25-25 पैसे या अठन्नी इस तरह करके कुछ पैसे थे, वो उसने निकाले। वो देखकर मुझे बहुत अंदर से तकलीफ हुई। मैं उसकी उस वक्त मदद नहीं कर सकी और वो बात मैं कभी भूल भी नहीं पाती हूँ। और क्योंकि हम तो ऐसे ही निकल रहे थे सड़क से, तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं उसको दिलवा सकती। फिर आखिर उस दुकानदार को कुछ दया आ गई, उसको सहानुभूति हुई, तो उसने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे पास ये जितने भी पैसे हैं ये काफी तो नहीं है, पर तुम ये कुर्ता ले जाओ। तो जो आदमी खरीद रहा था, उसका बड़ा ऐसा बूढ़ा सा पोपला सा चेहरा था उसका। वो मुस्कुराया और वो बड़ी भली सी उसकी मुस्कुराहट थी। और वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था जो कपड़े खरीद रहा था, उसके कुर्ते जगह जगह से फटे हुए थे। उसमें मतलब बड़े बड़े ऐसे गोल गोल ना छेद छेद जिसे कहते हैं बने हुए थे। तब मैंने पता नहीं वो बात मेरे दिमाग से क्यों नहीं गई, मुझे कई दिन तक उसके लिए दुख लगता रहा। फिर मैंने एक कविता लिखी थी कि अठन्नी के बराबर जो छेद थे वो उसकी जेब से निकलकर उसकी कुर्ते की पीठ में आकर चिपक गए थे। ये कविता नई दुनिया में प्रकाशित हुई थी। तब तो मैं बहुत खुश हुई थी, मुझे लगा था शायद मैं लिखूं। फिर किसी ने मोटिवेट ऐसा ज्यादा किया नहीं, तो मुझे लगा कि बाई चांस लिख दिया है, अब हो सकता है कि लिखने में मेरा कुछ आगे ना हो। फिर मैंने वो बंद कर दिया। एक्सक्यूज मी।
उसके बाद उसके बाद ये बात जो थी ये दब गई। उसके बाद मैंने कई लोगों से कहा कि मैं लिखना कोई मुझसे पूछता था क्या करना चाहती है, तो मैं कहती थी मैं लिखना चाहती हूँ। और जब मैं कहती थी मैं लिखना चाहती हूँ तो ऐसा लगता था कि वो जैसे आउट ऑफ द वर्ल्ड एक कोई ऐसी बात बताई जा रही है जो सबसे अलग हो। क्योंकि आम तौर पर जो है राइटर्स, जैसे हमारी आपकी जो कम्युनिटी है या हम लोग इससे जुड़ गए हैं, तो अब बहुत सारे लोग उसके अपने शौक को बढ़ावा दे रहे हैं, ब्लॉग लिख रहे हैं, कहानियां लिख रहे हैं, एक दूसरे को वो भेज रहे हैं। पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो लेखक होता था वो शहर में बड़ा चुनिंदा व्यक्ति माना जाता था। कुछ मतलब ये समझिए कि गोष्ठी होती थी तो उसमें 8-10 लोग जाते थे, तो उनको पूरा शहर जानता था कि ये लेखक हैं, तो बड़ी रिस्पेक्ट होती थी उन लोगों की। तो मुझे वो देखकर, क्योंकि मम्मी जाती थी गोष्ठियों में, तो मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि अरे मैं भी हो सकता है लिखूं। अच्छा, मैं जब सुनती थी उन लोगों को, तो मुझे लगता था कि शायद मैं इन लोगों से पूछूं, पर पता नहीं कैसा संकोच था जो सालों साल चलता रहा। और इस बात को फिर कई साल बीत गए। कई साल बीतने के बाद सन 2008 में नंदन में एक प्रतियोगिता निकली थी जिसमें एक चित्र बना हुआ था, और उस चित्र को देख के कहानी लिखनी थी। और मैं सच कह रही हूँ, वो लिखते वक्त मुझे ये बिल्कुल विश्वास नहीं था कि वो कहानी छपेगी। तभी उसके अगले अंक भी मेरे यहाँ जब आया, उसका जिसमें रिजल्ट आना था, वो 15-20-25 दिन तक पड़ा रहा और हम लोग बाहर जाते रहे, कहीं आउट ऑफ स्टेशन वगैरह। तो मैंने उसको खोल के भी नहीं देखा। मैंने सोचा था इसको आराम से पढ़ूंगी। जब मैंने वो नंदन खोली और जब मैंने उसमें अपना नाम देखा, तो मुझे अपना नाम देख के विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने उसमें घर का पता भी लिखा होता था। फिर मैंने उसमें जब एड्रेस देखा, तब मुझे जाकर पता लगा कि ये जो है मेरी कहानी छप गई। इसके बाद फिर मैंने टिंकल में लिखना शुरू किया। तो जो अंकल पाए, जो अनंत पाए हैं, अंकल पाए के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। टिंकल में मेरी लगातार कहानियां छपनी शुरू हो गई। फिर साईं बाबा की कुछ कृपा ऐसी रही कि आप सब लोगों को बच्चों को कहानियां पसंद आने लगी, और मामला चलता चला गया। और ईश्वर करे ऐसी लिखती रहूं और ऐसी आप सबको अच्छा लगता रहे। तीसरा प्रश्न है कि पहली रचना कौन सी थी। तो पहली रचना मेरी वही थी, मुझे जो याद आ रही है, चवन्नी वाली। आपको सबसे पहला सम्मान कौन सा मिला था? सबसे पहला सम्मान मुझे सन 2012 में मिला था, लखनऊ में, राज्यपाल जी के हाथों, माता प्रसाद जी, उनके हाथों मुझे लेखन के लिए बुलाया गया था। और तब शायद ऐसा कोई नहीं बचा था जिसको मैंने ये ना बताया हो कि मुझे गवर्नर से अवार्ड मिलने वाला है। और चाहे किसी को इस बारे में कोई इंटरेस्ट रहा हो, चाहे इंटरेस्ट नहीं रहा हो, हमने सबको बताया कि ऐसा है कि हमको गवर्नर से अवार्ड मिलने वाला है। तो ये वो जो खुशी होती है कि आपके जो मेहनत होती है, आपका जो हार्डवर्क होता है, उसको जब कोई रिकॉग्नाइज करे, उसको कोई प्लेटफॉर्म मिले, तो वो उसकी बात ही अलग होती है। ईमानदारी से की गई मेहनत का जब फल मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। बचपन की कोई कहानी जो आपको याद रह गई हो? बचपन में बहुत पढ़ा। मम्मी जब आँख खोली तो घर में मम्मी को पढ़ने का शौक था, डैडी को पढ़ने का शौक था, तो किताबें हम लोगों के यहाँ हमेशा भरी रहीं। और उसमें अगर कोर्स की किताबों में बात करें तो मैंने जैसे कई कहानियां मुझे बहुत अच्छी लगी। एक मुझे सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानी हींग वाला, वो कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। और जिस तरह से उसमें 3 बच्चों के बारे में बताया है और उनके बारे में बताया है, उनकी माँ के बारे में, और जिस तरह से वो हींग वाले को पैसे देती हैं और बच्चे रूठते हैं और कहते हैं हाँ हाँ हींग वाला तुम्हारा बच्चा है, उसी को प्यार कर लो। तो ये बाल मन को समझते हुए, बाल मनोभावों को उकेरते हुए बहुत ही सुंदर सी कहानी है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैं जब छोटी थी तो मुझे याद आता है, आप सब लोग भी अपने घर में देखते होंगे कि जो छोटा बच्चा होता है, उसके आगे अगर आप किसी बाहर वाले को इम्पोर्टेंस दे दीजिए, तो वो बड़ा नाराज हो जाता है। उसको लगता है अरे वो अगर उसकी माँ किसी की तारीफ कर दे किसी और बच्चे की, तो वो अपनी माँ के पास और ज्यादा करीब सट कर खड़ा हो जाएगा। उसे ये दिखाना है कि नहीं, मैं यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हूँ, मतलब तुम मेरी जगह नहीं ले सकते हो। तो इसी तरह से वो वाली कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एक कहानी थी काबुली वाला, आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, हमारे कोर्स में चली। और जो वो कहानी थी, मतलब उसके लिए क्या कहें, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने तो बिल्कुल
जिस तरह से उस कहानी में अपने भाव व्यक्त किए हैं, जितनी बार भी उस कहानी को पढ़ा उसमें से नई नई बातें निकलती चली गई। और अभी भी, और मुझे लगता है आने वाले सालों में भी अगर मैं काबुली वाला पढ़ती रहूंगी तो मुझे उसमें से एक अलग ही भाव उत्पन्न होता है। शायद वो उम्र के कारण होता हो, क्योंकि कई बार जब वो कहानी हमारे कोर्स में चलती है, हमारे पाठ्यक्रम में चलती है, तो हमें उस तरह से हम उसको उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। पर जैसे जैसे हमारा सामाजिक दायरा बढ़ता है, हम मैच्योर होते हैं और हमें संबंधों की पराकाष्ठा में जब जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि किस तरह से निस्वार्थ प्रेम क्या होता है, निश्चल प्रेम क्या होता है, बाल मन कैसा होता है कि जो दो बोली हंसकर बात कर ले उसके साथ ही वो बिल्कुल बच्चा जो है उसको सब कुछ अपना समझने लगता है। जैसे इसमें काबुली वाला कहानी में जो एक जगह एक सेंटेंस है कि मिनी के पिताजी का है वो, कि वो कहते हैं कि 5 साल की उम्र में पहली बार मिनी को कोई इतना धैर्य पूर्वक इतनी उसकी बात सुनने वाला जो है वो श्रोता मिला था। तो मुझे लगता है कि बच्चे को आप एक अगर आप कोई बहुत महंगा उपहार देते हैं या बहुत उसका सामान देते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए होता है, वो सेकेंडरी हो जाता है। पर अगर आप बच्चे के साथ समय बिताते हैं तो वो उसका जो है वो प्राइमरी फैक्टर होता है और वो जिंदगी भर के लिए याद रहता है। जैसे मेरा बचपन अपने नाना जी के साथ बीता, उनको हम लोग पापा कहते थे। तो फिर मैंने अपनी जिंदगी में ईश्वर की कृपा से बहुत कुछ आया, बहुत कुछ गया और बहुत कुछ आएगा जिसे, पर जो उनके साथ बिताए हुए मोमेंट्स हैं, जो उनके साथ जाना, उनके साथ घूमना, उनके साथ लखनऊ में हनुमान सेतु के मंदिर जाना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, कभी भी नहीं। और इसी तरह जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं, उन लोगों ने जब अपने दादा दादी के साथ या अपने नाना नानी के साथ जो समय बिताया है, वो अनमोल समय है। वो समय सिर्फ ऐसा है कि ऐसा लगता है कि बस वापस एक बार वो समय आ जाए और हम उसको फिर से दोबारा जी लें, चाहे बचपन से बचपन समझकर जी लें, चाहे हम उनको दोबारा, वो लोग हमारे नहीं आ सकते, इस बात की जो एक कमी है वो सबको खटकती रहती है। तो इसी तरह से वो जो कहानी थी काबुली वाला, अच्छा उस पर काबुली वाला कहानी पर एक फिल्म बनी थी जिसमें बलराज साहनी ने भूमिका निभाई थी, बहुत सशक्त अभिनेता काबुली वाला का रोल उन्होंने निभाया था। इस कहानी की इस ये जो फिल्म थी और ये जो कहानी थी, फिल्म में तो मतलब ऐसा लगता है कि जितनी बार वो फिल्म देखो उतनी बार आंसू नहीं रुकते हैं, एंड तो देख ही नहीं सकते हैं उसका। जिस जब वो एक पिता दूसरे पिता की मजबूरी समझता है, जब वो काबुली वाला देखता है कि जो मिनी थी 5 साल की लड़की अब इतनी बड़ी हो गई है, उसकी शादी हो रही है, तो उसे अपनी बेटी याद आती है जिसे वो छोड़कर आया होता है बरसों पहले। और वो अ, मिनी को देखने के बाद अपने कुर्ते की जेब से वो निशान निकालता है जिसमें एक मतलब वो कोई स्केच पेन नहीं था, कोई ड्राइंग नहीं थी, वो एक काली थोड़ी सी कालिक लगा के उसके हाथ के हथेली का निशान था, जो वो बरसों से अपने कुर्ते की जेब में रखा घूम रहा होता है। उस काबुली वाले के लिए, रहमत के लिए, जैसे समय वहीं पर ठहर गया था। ये जो साल उसके जेल में निकलते हैं, जैसे वो साल कभी निकले ही नहीं। वो हमेशा अपनी बच्ची को उतना ही बड़ा समझता था। और अंत में जब वो मिनी को देखता है कि इसकी शादी हो रही है, उस दिन उसके दिल पे मतलब एक वज्रपात सा होता है। उसे लगता है कि इतना समय बीत गया, अब तो उसे अपनी लड़की को सब कुछ नए सिरे से याद कराना पड़ेगा। उसे बताना पड़ेगा कि वो उसका पिता है, क्योंकि वो भी उसको भूल चुकी होगी जैसे मिनी उसको भूल गई थी। और इस तरह से वो जब मिनी के पिता ये देखते हैं, उसकी स्थिति समझते हैं, तो बड़े निस्वार्थ भाव से अपने अंग्रेजी बाजा नहीं उनके यहाँ आता है, रोशनी जो होती है जिसे लाइट्स कहते हैं वो कम कर दी जाती है, पर वो उसको पैसे देते हैं। और यहाँ पर जो दूसरा पिता होता है यानी जो काबुली वाला होता है, वो ऊपर वाले से प्रार्थना करता है कि अगर उसने जिंदगी में एक भी नेकी करी हो, एक भी अच्छा कर्म किया हो, तो उसका सारा बदला जो है, सारा पुण्य जो है वो इन्हीं को मिल जाए। तो इस तरह की कहानी लिखना, कालजयी कहानियां जिसे हम कह सकते हैं, और इस तरह की कहानी पढ़ना और बातों ही बातों में ये बता देना कि दुनिया में सब कुछ सिर्फ लेन देन नहीं होता। कई जगह जो प्रेम है उसकी अभिव्यक्ति बिना कहीं भी बड़े आसानी से बतलाई जा सकती है, जताई जा सकती है।
एक कहानी मुझे और बहुत अच्छी लगी थी, भीष्म साहनी की चीफ की दावत। चीफ की चीफ की दावत कहानी में जब मैंने वो कहानी पढ़ी थी, तब मुझे ये मतलब अच्छी लगी थी ये कहानी, पर तब मुझे ये देखकर बहुत दुख लगा था कि ये जो है इसने अपने जो श्यामलाल है उसने अपनी माँ के साथ इस तरह का व्यवहार किया, उनको कमरे में डाल दिया। पर अब अगर आप ये देखें तो ये बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई बन चुकी है हमारे समाज में। ये तो हर 8वें-10वें घर की कहानी बन चुकी है कि जब भी लोगों के यहाँ पार्टी होती है, किटी पार्टी होती है, फंक्शन होते हैं, तो अगर उनके जो पेरेंट्स हैं या बुजुर्ग हैं, या तो उनको थोड़ी देर के लिए दूध लाने के लिए भेज दिया जाता है, या उनको सामने नहीं आने दिया जाता है। और अगर वो गांव के हैं तब तो समझिए कि बिल्कुल भी वो लोग खुद ही बेचारे नहीं बैठते। फिर जब बाद में पूछा जाता है कि अरे वो बैठ नहीं रहे, तो कहते हैं हाँ वो सबके सामने वो लोग आना नहीं चाहते हैं, वो लोग शर्मीले हैं। वो सबके सामने आएंगे कैसे? आप उन्हें मौका ही नहीं दे रहे हैं कि वो सबके सामने आए। तो ये बहुत अब नॉर्मल बात हो गई है। खास तौर से जो हायर मीडियम कह लीजिए, अपर मीडियम फैमिलीज जो हैं, वो जबरदस्ती के दिखावे के चक्कर में अपने ही माता पिता को सबसे ज्यादा उपेक्षित करते हैं, सबसे ज्यादा। जबकि घर भी उनका, पैसा भी उनका, गाड़ी भी उनकी, सब कुछ उनका, और उपेक्षित भी वही। बड़ी रिडिकुलस सिचुएशन है, पर है। हम लोग देख रहे हैं, आप भी देख ही रहे हैं, सब केसेस देख लें। रेमंड वाला केस सबको पता ही है, अभी कोई बहुत साल उस बात को नहीं बीते। इस पर मैं आपको अपनी लिखी एक कहानी सुनाना चाहूंगी। मैंने अभी तक इसमें एक प्रश्न मैं छूट गया कि आपने कितना लिखा है। तो मैंने अभी तक करीब 400 कहानियां लिखी हैं हिंदी और इंग्लिश में, और 13 किताबें मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं। और ईश्वर की कृपा, साईं बाबा की कृपा बनी रहे तो लिखते ही जा रहे हैं। तो एक कहानी मैंने ऐसे ही दादाजी के ऊपर लिखी थी। वो भी एक रियल इंसिडेंट है। किसी के घर में गई थी, तो जब मैंने देखा उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो कहानी फर्स्ट पर्सन में है, प्रथम पुरुष में। तो कहानी इस तरह से शुरुआत होती है कि मैं अपने घर में देख रहा हूँ कि दिवाली की जो है वो सफाई शुरू हो गई है। मम्मी जो है वो मिठाइयों की लिस्ट बना रही हैं, कपड़ों की लिस्ट बना रही हैं, सामान की लिस्ट बना रही हैं, और सबके घरों के लिए, मतलब सब कमरों के लिए पुताई वाला आ चुका है, और पुताई जो है वो शुरू हो चुकी है। मैं देखता हूँ कि दादाजी के कमरे की जो है पुताई इस साल भी हर साल की तरह नहीं हो रही है। तो मैं दौड़ा दौड़ा दादाजी के पास गया। मैंने पूछा, दादाजी आपके कमरे की पुताई नहीं हो रही है? दादाजी अपनी बहुत पुरानी लकड़ी की कुर्सी में बैठे थे, जो प्लास्टिक के तारों से बुनी गई थी। दादाजी ने एक शब्द का जवाब दिया, नहीं। तो मैंने पूछा, क्यों? आपके कमरे की पुताई क्यों नहीं है? पूरे घर की तो पुताई हो रही है। तो दादाजी ने कहा कि अरे नहीं, मेरा कमरा ऐसे ही ठीक है। मैंने कमरे की ओर नजर डाली, तो चारों तरफ कहीं से प्लास्टर उखड़ रहा था, कहीं पे जाले लगे हुए थे, चादर भी ऐसी ही थी। एक कोने में एक सुराही रखी हुई थी, उसके पास में एक स्टील का ग्लास रखा हुआ था। मैं दौड़ता हुआ मम्मी के पास गया। मैंने कहा कि मम्मी, दादाजी के कमरे की पुताई क्यों नहीं हो रही है? मम्मी ने कहा, ये तुम जानो और तुम्हारे दादाजी जाने। जवाब बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो मैं पापा के पास गया। मैंने पापा के पास जाकर अपना वही प्रश्न दोहराया कि दादाजी के कमरे की पुताई क्यों नहीं हो रही है। पापा ने कहा, क्योंकि उनको अपने कमरे की पुताई नहीं करवानी है। तो मैंने कहा, पापा ऐसा कैसे हो सकता है कि दादाजी को अपने कमरे की पुताई नहीं करवानी है? आपने अपने कमरे में तो 3-3 रंग पुतवा रखे हैं। लाल रंग की दीवार है, सफेद रंग के फूल हैं उस पर, नीले रंग की छत है, और दादाजी का कमरा आपने देखा है, उसमें खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इतनी सीलन है। पापा मुझे धमकाते हुए गुस्से से बोले, अगर तुम्हें इतनी चिंता लग रही है तो जाकर उनके कमरे की पुताई कर दो। जब वो नहीं करवाना चाहते हैं तो मैं क्या करूं? इसके आगे मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं मार नहीं खाना चाहता था, इसलिए मैं पापा के सामने से हट गया। थोड़ी देर बाद मेरा दोस्त मुझे बुलाने आ गया, और मैं फुटबॉल खेलने के लिए चला गया। जब फुटबॉल खेलकर मैं 1-2 घंटे के बाद लौटा, तो मैंने देखा कि पुताई वगैरह सब हो चुकी थी, मम्मी सामान जमा रही थी, और दिवाली पे जो हम लोगों के कपड़े आने हैं उसकी लिस्ट बना रही थी। मैंने देखा मम्मी ने उसमें अपने लिए 3-4 साड़ियां, पापा के लिए शर्ट, और मेरे लिए तो बहुत सारे कपड़े। मैंने लिस्ट पे सरसरी निगाह डाली और पूछा, दादाजी के कपड़े?
तो मम्मी ने पापा की तरफ देखा और कुछ नहीं बोली। मैंने कहा पापा दादाजी के कपड़े। तो पापा ने कहा उनको नए कपड़ों का शौक नहीं है। तो मैंने कहा कि पापा ये शौक नहीं होता है, दिवाली में सबके नए कपड़े बनते हैं और आप ही तो कहते हैं कि हमें नए कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। पिछली दिवाली में जब मैं कपड़े नहीं खरीदना चाहता था तो आप मुझे जबरदस्ती मार्केट ले गए थे। अगर दादाजी भी कपड़े मना कर रहे हैं खरीदने से तो आप उनको जबरदस्ती ले जाओ। पापा ये सुनकर गुस्सा हो गए। बोले तुम बहुत बातें करते हो, जाओ जाकर दादाजी से पूछो। मैं दादाजी के कमरे में गया, वो एक किताब पढ़ रहे थे। मैंने पूछा दादाजी, तो बोले हाँ। मैंने कहा दादाजी आपके कमरे में ये जो बल्ब है ये इतना धीमा जल रहा है, आप अपने कमरे में ट्यूबलाइट क्यों नहीं लगवा लेते हैं? दादाजी ने कहा अरे हमारे जमाने में तो बल्ब था इसलिए मुझे बल्ब पसंद है। तब मुझे याद आया कि पूछने तो मैं कपड़ों का आया था। तो मैंने पूछा दादाजी आप हम सबके साथ बाजार चाहिए, सब लोग कपड़े लाने जा रहे हैं। दादाजी ने कहा नहीं मुझे जरूरत नहीं है, कहकर वो अपनी किताब फिर से पढ़ने लगे। मैंने दादाजी की तरफ देखा, वो अपना पुराना कुर्ता पैजामा पहने बैठे थे जो बहुत जगह से बिल्कुल जिसे कहते हैं बदरंग सा हो चुका था। उनकी चप्पल भी ऐसी ही थी। मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि दादाजी का कमरा हमारे घर के कमरे का एक हिस्सा हो। ऐसा लगता था वो किसी दूसरे घर का हिस्सा है। मैं दौड़ता हुआ पापा के पास गया। तब तक पापा मेरा हाथ पकड़कर बोले चलो जल्दी चलो हम लोग कपड़े खरीदने जाएंगे। जब मैं बाजार पहुंचा तो मैं घर की सारी बातें भूल चुका था। बहुत सारे वहां पे पटाखे बिक रहे थे, दिए बिक रहे थे, रंग बिरंगी रोशनी में पूरा बाजार नहाया हुआ था। मम्मी तो वहां ऐसे खुश हो गई कि जैसे मैं बड़ा हो गया और मम्मी बच्ची हो गई हूँ। साड़ियों की दुकान पे तो मम्मी की खुशी देखते ही बन रही थी। वो दुकानदार से कह रही थी आप पैसे की चिंता मत करो, आपको बस जो हो वो साड़ियां दिखाओ। एक दो करते करते मम्मी ने दो तीन साड़ियां लिखी थी पर पूरी पांच छह साड़ियां खरीदी। पापा ने भी अपने लिए वहीं पे दूसरे वाले सेक्शन से बहुत सारा सामान लिया। मेरे भी बहुत सारे कपड़े आए। हम लोग बहुत खुश थे। और फिर हम लोगों ने लेट हो गए थे इसलिए हम लोगों ने होटल में ही खाना खाया। होटल में खाना खाने के बाद जब हम लोग बहुत रात में करीब पौने 11 बजे घर पहुंचे, तब जाकर मम्मी को ध्यान आया कि दादाजी का तो खाना ही बना नहीं था। पापा बोले कि पिताजी का खाना। तो मम्मी बोली मैं तो बनाने ही भूल गई। तो मैंने कहा अब दादाजी क्या खाएंगे? मुझे अपने ऊपर बहुत शर्म आई। अपने ऊपर पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत खराब लगा कि दादाजी हमारे घर के परिवार का हिस्सा है और हम सब भूल गए कि उनके लिए घर में खाना तक नहीं बना। मम्मी बोली जाकर उनको दूध ब्रेड दे दो। मैंने धीरे से कहा पर दादाजी को तो ब्रेड बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मम्मी गुस्सा होते हुए बोली, उसी उसी सेम सेंटेंस को दोबारा चीखते हुए, कहा ना कि दादाजी को जाकर दूध ब्रेड दे दो। मैंने दूध गरमाया और ब्रेड लेकर दादाजी के कमरे में पहुंचा। जब मैं उनके कमरे में पहुंचा तो मैंने कहा दादाजी आपके लिए दूध और ब्रेड। दादाजी ने आंखें उठाई, उनकी आंखें गीली थी। मैंने कहा दादाजी आप क्या रो रहे हैं? दादाजी बोले नहीं, मैंने अपनी आंखों में दवा डाली है। पर मैं जानता था कि दादाजी रो रहे थे। मैंने दूध और ब्रेड रखा और उनके कमरे से चुपचाप चल दिया। दादाजी अपने आंसू पोंछते हुए दूध पीने लगे। मैं अपने कमरे में गया और थोड़ी देर बाद ही थककर सो गया। मम्मी और पापा के हंसने की आवाजें अभी भी आ रही थी। वो लोग कपड़े देख देख कर खुश हो रहे थे। सुबह जब मैं सोकर उठा तो मेरे दोस्त का फोन आया, राहुल का। और वो बोला कि जल्दी से मेरे घर आ जा, हम लोग खूब सारा खेल खेलेंगे। बहुत सारे दोस्त मेरे घर आए। मैं तुरंत दूसरे दिन का जो पिछली वाली रात थी उसकी सब बातें तुरंत भूल गया और राहुल के घर दौड़ पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो मैं देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि हमारी क्लास के बहुत सारे बच्चे एक घेरा बना के बैठे हुए थे और उसमें राहुल के दादाजी एक कुर्सी के बीच में बैठ के उन सब बच्चों को कहानियां सुना रहे थे। राहुल के मम्मी पापा भी वहां बैठे थे और हंस रहे थे। मैंने देखा राहुल के दादाजी बहुत खुश नजर आ रहे थे। वो गुलाबी कलर का नया कुर्ता पहने हुए थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। वो मेरे दादाजी की तरह कमजोर और बूढ़े और बीमार भी नहीं नजर आ रहे थे। वो हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और ठहाके लगा रहे थे। मैं भी जाकर उसी गोले में बैठ गया।
थोड़ी देर बाद जब कहानियां खत्म हो गई तो मैं राहुल के साथ उसके कमरे में पहुंचा और मैंने कहा कि राहुल, तब तक राहुल की मम्मी आई और बोली कि और दादाजी से बोली, उनके राहुल के दादाजी से कि पिताजी दिवाली के लिए क्या क्या सामान लाना है आप बता दीजिए। ये सुनकर राहुल के दादाजी का चेहरा खिल उठा। वो मुस्कुराते हुए बोले, अरे नहीं नहीं, मुझसे क्या पूछती हो, जो तुम्हारा मन है वो तुम ले आओ। पर राहुल के पापा ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, नहीं नहीं पापा, आपको बताना ही पड़ेगा कि घर में क्या सामान आना है। मैं ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि मेरे घर में कभी भी मेरे दादाजी से कोई भी बात नहीं पूछी गई थी। पूछी क्या गई थी, उन्हें बताया भी नहीं गया था। आज जाकर पहली बार मुझे ध्यान आया कि मेरे मम्मी पापा तो मेरे दादाजी से बात ही नहीं करते थे। इतने सालों में ये बात मुझे कभी समझ में नहीं आई कि मेरे मम्मी पापा तो आपस में बात करते थे या अपने दोस्तों से बात करते थे, पर मेरे दादाजी से बात कभी नहीं करते थे। मैं उनकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वो लोग दूसरे ग्रह के लोग हों। तभी राहुल के दादाजी का चेहरा खिल उठा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। पर ये आंसू मेरे दादाजी की आंखों वाले नहीं थे। मैं दादाजी की तरफ देखा और वो खुश होते हुए अपनी मुस्कुराहट छिपा रहे थे और कह रहे थे, अच्छा तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो मैं थोड़ा सा सामान बता देता हूँ कि क्या क्या आएगा। और वो लोग हंसने लगे। मैंने राहुल का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और कहा, राहुल, मेरे दादाजी तो अपने कमरे की पुताई भी नहीं करवाते हैं, ना वो अपने लिए कपड़े मंगवाते हैं और ना वो इस तरह से हम लोगों को कभी सामान बताते हैं। ऐसा क्यों? राहुल ने मुझसे धीरे से कहा, क्योंकि उन्होंने पहले बहुत बार कहा होगा, पर धीरे धीरे उनके उनके लिए कोई कुछ लाया ही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कहना बंद कर दिया होगा। और ये कहकर राहुल मेरे गले लगा और भाग गया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं अपने मम्मी पापा के लिए क्या सोचूं। क्या मेरे मम्मी पापा सच में इतने खराब थे? नहीं, पर वो इतने खराब तो नहीं है, वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। पर मैं भी तो अपने पापा को इतना प्यार करता हूँ, तो पापा अपने पापा को प्यार क्यों नहीं करते हैं? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। मैंने राहुल के घर से कोई नाश्ता नहीं किया, कोई बात नहीं करी और मैं वहां से चल दिया। रास्ते भर मैं यही सोचता रहा, क्या मेरे मम्मी पापा सच में खराब हैं? नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं। तो अगर वो बहुत अच्छे हैं तो वो मेरे दादाजी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? यही सोचते सोचते पता नहीं कब घर आ गया और मुझे पता भी नहीं चल पाया। जब मैं घर पहुंचा तो मम्मी ने दौड़ते हुए मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया और खुश होते हुए बोली, अरे कल तो तुम्हारा बर्थडे है, दिवाली के दिन ही तो तुम्हारा जन्मदिन भी आता है, तो तुम बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। मैंने देखा कि पापा भी मुझे देख रहे थे। मैंने उन दोनों को बहुत ध्यान से देखा और मैंने कहा, आप और पापा कल कल से दादाजी के कमरे में शिफ्ट हो जाओ। और ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। मम्मी और पापा थोड़ी देर तक वहीं खड़े रहे, ना वो हिले ना डुले, बस सिर्फ जमीन की ओर ताकते रहे। थोड़ी देर बाद ही दादाजी के कमरे की पुताई शुरू हो चुकी थी। पापा दादाजी का हाथ पकड़कर बच्चों की तरह उनसे नया कुर्ता लाने की जिद कर रहे थे और मेरे घर का पूरा माहौल बदल चुका था। वो दादाजी जो अब तक एक शब्द भी नहीं बोलते थे, वो अब जोर जोर से किसी बात पर हंस रहे थे और मेरे घर में ढेर सारी फुलझड़ियां और आतिशबाजी की रोशनी, ऐसा लग रहा था जैसे सब दिन में ही जगमगा उठी हो। तो ये थी मेरी कहानी दादाजी। ये मैं एक अपनी फ्रेंड के घर गई थी और मुझे नहीं पता कि उनके घर का क्या हिसाब किताब था, पर मैंने यही देखा था कि वो सब लोग तैयार होके जा रहे थे, गाड़ी से ड्राइवर था, सब कुछ था। पर जो उनके घर के बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनसे ना किसी ने बताया कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, ना उनसे किसी ने पूछा कि वो लोग क्या सामान लाने जा रहे हैं। और उन्होंने मुझे जिस तरह से उस वक्त देखा था, वो मैं वो मैं नजर कभी नहीं भूल सकती। और वहां से लौटने के बाद ही मैंने ये कहानी लिखी थी। और इस कहानी को लिखने का मेरा मकसद ये था कि कम से कम जो बातें हमें दिन भर में समझ में नहीं आती, कई बार हम अनजाने में किसी का दिल दुखा देते हैं, कई बार हमें नहीं पता चलता है कि कोई व्यक्ति हमारे घर में हमारे सामने उपेक्षित हो रहा है, और हम क्योंकि हमारा इतनी मोनोटोनस लाइफ हो गई है, हम एक जैसा काम करते हैं,
तो उन लोगों को कम से कम ये ध्यान में आए कि अपने माता पिता के लिए तो कम से कम उतना ही प्रेम और सम्मान प्रदर्शित करें जितना वो बाहर वालों के लिए करते हैं। तो इस तरह से ये मेरी कहानी थी दादाजी। इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो कहानियां मैं लिखती हूँ, तो कई लोग कहते हैं कि कहानियां जो हैं वो किस किस टॉपिक पे होनी चाहिए। कई लोग मुझसे पूछते हैं किस उस पे होनी चाहिए। तो देखिए, कहानी क्या होता है, कहानी किसी भी कोई भी रोचक घटना ले लीजिए, कोई भी किस्सा ले लीजिए, कोई भी बात को अगर मजेदार तरीके से कही कही जाती है तो वो कहानी हो जाती है। इसको एक शब्द में हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी रोचक घटना को अगर हम बड़े मनोरंजक तरीके से बताते हैं तो वो कहानी हो जाती है। और किस्से कहानियां हमारे बुजुर्गों से, हमारे जो दादा दादी हैं या नाना नानी, उनसे बेहतर तरह से कोई भी मुझे लगता है नहीं कह पाता है, क्योंकि वो वो बड़ा प्यार से कहानी कहते हैं। वो जब बच्चे को अपने घर में अपने पोते को या अपने नाती को या नातिन को जिसको भी कहानी सुनाते हैं, तो वो उसको बिल्कुल अपने बगल में लेटा लेंगे, उसको पूरा 100% अटेंशन देंगे। बच्चा बच्चा जो है उसको आधा जो है उसका जो दिमाग है वो वहीं से ठीक हो जाता है, क्योंकि बच्चे को आज के जमाने में इतने प्यार से अपने पास में बैठाल के बात करना भी उसके लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो गया है, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं है कि अपने बच्चे को लोग समय दे सकें। कुछ लोग तो कहानियां सुनाते हैं, कुछ लोग कहानियां पढ़ते भी हैं, और पर बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ सीडी चलाई जाती है, जहाँ पे सिर्फ यूट्यूब चला दिया जाता है और कहा जाता है कि ये इसको देखो। जो बच्चा यूट्यूब में देख रहा है और जो आप सुना रहे हैं, उस बात में जमीन और आसमान का अंतर आ ही जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यूट्यूब के वीडियोस नहीं देखने चाहिए, हम भी देखते हैं कहानियां, हम भी पढ़ते हैं डिजिटल, पर जो प्यार और मतलब उसका एक हमें लिमिट तय कर देनी चाहिए। अति सर्वर्थ वर्जियत वाला जो हिसाब है कि अति नहीं होनी चाहिए। अति होने से क्या हो रहा है, 4-4 5-5 साल के बच्चों के जो है वो चश्मा लग रहा है। अब जो बच्चा है वो बिना टीवी को देखे, बिना वीडियो गेम खेले वो खाना नहीं खा रहा है। क्यों नहीं खाना खा रहा है वो बिना टीवी देखे? क्योंकि हमने उसकी आदत लगा दी है, हमने उसको रिलीजियसली सुबह और दोपहर और शाम का कार्टून चैनल फिक्स कर दिया है। तो वो बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसा हमने उसकी आदत डाल दी। कई घरों में मैं देखती हूँ, और मैं अपनी कहानियों के द्वारा भी ये बताना चाहती हूँ कि आप ऐड देखिए, टेलीविजन के एड्स देखिए या कई जगह देखिए, तो वो जो बच्चा है वो क्या करता है, वो ये बताता है कि मतलब घर वालों को सबको बेवकूफ दिखाया जाता है उस एड में, और अकेले अगर अकलमंद कोई है तो वो कौन है, वो बच्चा है। वो सबको कहता है, अपने दादाजी को भी करेक्ट कर देता है, अपने जो फादर है उनको भी सही करता है, मदर को भी सही करता है। तो ये जो है, इस तरह के एडो, इस तरह के जो एडवर्टीजमेंट्स हैं, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि एक बच्चा जो मात्र 3.5-4 साल का है, 5 साल का है, वो पूरे घर भर को बता रहा है कि नहीं ये इस तरह से होना चाहिए। टेक्नोलॉजी की बात ठीक है, टेक्नोलॉजी जो बच्चे हैं वो ज्यादा अपडेट हो रहे हैं, पर सिखा भी तो उनको बड़े ही रहे हैं। अपने आप तो वो सीख नहीं रहे हैं टेक्नोलॉजी, भाई उनके फादर ही उनको सिखा रहे हैं, या जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं आजकल। आजकल आप दादा दादी को देख लीजिए, वो भी बाकायदा फेसबुक में है। फेसबुक में हम लोग सारे एज ग्रुप के लोगों को देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, उन लोगों ने भी हम लोगों को बड़ा किया है, अपने बच्चे पाले हैं, और बिना पढ़े लिखे होते भी कई लोगों को कितनी बड़ी बड़ी शिक्षा। पहले के जमाने में आप देखिए, जिनकी मदर बिल्कुल इलिटरेट होती थी, वो उनका भी लड़का अगर किसी भी डेजिग्नेशन पे पहुंच जाता था, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर बन जाता था, वो 50 लोगों के सामने झुक के उनको पैर छूते थे, बताते थे कि ये मेरी माँ है। आज की तारीख में धीरे 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 ग्रेजुअली क्या हो रहा है कि अगर मदर अनफॉर्चुनेटली इलिटरेट है या कम पढ़ी लिखी है, तो बच्चे को ये बात बताने में शर्म आती है, उसे अपने दोस्तों से मिलवाने में शर्म आती है कि मेरी मम्मी जो है वो इंग्लिश नहीं बोल पाती, या मेरी मदर जो है वो, उनके पास ये वाली डिग्री नहीं है। इस बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, और ये बात जो है ये परिवार से ही आती है। बाहर कोई भी कॉलेज या स्कूल ये चीज नहीं सिखाता है, ये हम सिखाते हैं।
ये हम उसको बता रहे हैं कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, नहीं। हमें अपने कहानियों के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से, अपने जिस भी तरीके से हम बच्चे को समझा सकते हैं उस तरह से हमें बच्चे को ये समझाना है कि जो भी तुमसे एल्डर है, जो भी तुमसे बड़ा है, जो भी तुमसे चाहे वो आपके घर में काम क्यों ना करता हो, चाहे वो आपका माली क्यों ना हो, उसको बिना अंकल के, आंटी के, ताऊ जी के, मौसी के, चाचा के, मतलब बिना, जिसे कहते हैं, रिस्पेक्ट के बिना उससे बात नहीं करी जाए। अगर वो घर से ये चीज सीखेगा तभी वो बाहर जाकर जो है वो ये चीज करेगा। इसी तरह से एक जो कंप्यूटर की बात आई है, अगर आप देखें तो स्टीव जॉब ने जब ये आईपैड जब लॉन्च हुआ था, आईपैड 2010 में, अप्रैल 2010 में लॉन्च हुआ था। तो जब उनसे पूछा गया, जब उनका इंटरव्यू लिया गया कि आपके बच्चे, 2 साल बाद ये इंटरव्यू लिया गया था, तो जब उनसे ये पूछा गया कि आपके बच्चे तो बहुत आईपैड यूज करते होंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे बच्चे इसका जो है उपयोग नहीं करते, क्योंकि ये एक एडिक्शन की तरह बन जाता है। वो ये बात जानते थे, तो जिसने खुद लॉन्च किया है, जिसने वो प्रोडक्ट बनाया है, जब वो ये बात जानता है कि बच्चों को इतना ज्यादा नहीं देना चाहिए, तो इसका मतलब कोई ना कोई उसमें उनका बच्चों के लिए वो बेनिफिशियल होगा। अब डिजिटल ऑनलाइन पढ़ाई हो गई है, ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, तो मैं आप लोगों से, आप लोग जानते ही हैं वैसे, पर तब भी मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी कि कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक पढ़ रहा है। अब अगर आप उस बच्चे का टाइम टेबल देखिए तो मात्र 4 क्लासेस हैं उसकी सारे दिन में, सॉरी, पर वो बाकी समय उसमें वीडियो गेम खेल रहा है। आप देख ही नहीं रहे हैं कि वो वीडियो गेम खेल रहा है। तो बच्चे को कहीं तो हमें बताना पड़ेगा कि ये तुम्हारी आंखों के लिए भी माइनस पॉइंट हो रहा है। माइग्रेन का दर्द जो है वो इसी कारण बढ़ रहा है, सर दर्द बढ़ रहा है, आंखें वीक हो रही हैं, चश्मे का पावर बढ़ रहा है। तो ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि चौबीसों घंटे बच्चा या तो पढ़ाई कर रहा है, या वो वीडियो गेम खेल रहा है, या वो उसमें कुछ ना कुछ जो है वो एक्टिव है। धीरे धीरे क्या होता है, अभी मैंने एक उसमें पढ़ा था, न्यूज़पेपर में रिसेंटली न्यूज आई थी कि पबजी जब बंद हो गया, जैसे पबजी का कि हमारे यहाँ नहीं खेला जाएगा, तो एक लड़के ने, एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो इस हद तक का एडिक्शन, अगर हमारे बच्चे, हम घर में रह रहे हैं, हमारा बच्चा हमारे साथ रह रहा है और उसको इतना ज्यादा एडिक्शन हो चुका है पबजी का कि वो सुसाइड जैसा कदम उठा रहा है और पेरेंट्स को पता नहीं लग रहा है, बाद में पता लग रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारी गलती हो रही है जो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमें भी एक लिमिटेड टाइम देना चाहिए, फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो कोई भी हो। कम से कम पहले हम अपने घर वालों से बात कर लें, उसके बाद हम जाकर सोसाइटी में बात करें, उसके बाद हम जाकर बाहर जो है लोगों से अपना दायरा बढ़ाएं। पर कम से कम जो कम्युनिकेशन गैप की प्रॉब्लम आ रही है वो हमें अपने घर से ही दूर करनी पड़ेगी। एक इसी तरह से जिसे यूनाइटेड नेशंस ने सर्वे किया था, तो यूनाइटेड नेशंस ने जब सर्वे किया तो ये पाया कि हमारे जो जो भी बच्चे हैं, उन्होंने एक बहुत व्यापक स्तर पे सर्वे किया और पाया कि जो बच्चे हैं वो आजकल के बच्चे सिर्फ लिसनर और व्यूअर्स रह गए हैं। वो सिर्फ सुनते हैं और पढ़ते हैं। रीडिंग राइटिंग की जो हैबिट है वो उनकी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। रीडिंग तो चलिए तब भी वो किसी तरीके से पढ़ रहे हैं, लिखना तो आप भूल ही गए हैं, समझिए वो लोग बिल्कुल लिखते ही नहीं है। अगर लिखने की जरूरत ना हो तो वो एक एक शब्द भी ना लिखें। इसी कारण हैंड राइटिंग में फर्क पड़ रहा है। या हमारे दादाजी की राइटिंग या नाना जी की राइटिंग, या जो अभी में जो उस एज ग्रुप के लोग हैं उनकी राइटिंग आप देख लीजिए तो ऐसा लगता था जैसे पन्ने में मोती बिखरे पड़े हुए हों। पर आजकल आप बच्चों की राइटिंग देख लीजिए तो ऐसा लगता है बस ऐसे करके घसीटा मारो और खत्म काम, किसी तरह से बस ये हो जाए, क्योंकि सिर्फ टाइप करने की आदत आ गई है। तो इन लोगों ने क्या करा, यूनाइटेड नेशंस ने, इन्होंने वर्ल्ड बैंक के माध्यम से कुछ ग्रांट जो है वो बच्चों के स्कूल्स में पहुंचवाई, वहां पर लाइब्रेरीज खुलवाई और वहां पर इस तरह से लिटरेचर पहुंचा। बच्चों के एज ग्रुप के हिसाब से कहानियों की किताबें और जो बाकी देश विदेश की किस्से कहानियों की बातें जो भी थी, वो किताबों को उस हिसाब से वहां पर पहुंचाया गया। तो उससे क्या हुआ, जब बच्चों के पास किताबें आई तब बच्चों ने पढ़ना
शुरू किया और इस तरह से उनमें रीडिंग हैबिट जो है डेवलप हुई। मैं ये बात को पूरी तरह से एग्री भी करती हूँ कि हमें डिजिटली जो है वो पढ़ लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम डिजिटल ना पढ़ें, क्योंकि बहुत सारा सब कुछ गूगल में होता है, हर किताब आप नहीं खरीद सकते। पर उसके बाद भी हमें इसके साइड इफेक्ट को देखते हुए पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए, पुस्तकें जरूर खरीदनी चाहिए। पुस्तकों से क्या होता है, जब आप एक पुस्तक पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में रहती है, आप जब तक उसका पन्ना पलटते हैं। जब आप कंप्यूटर में बैठते हैं, कई बार लाइट नहीं होती है, कई बार वो चार्ज नहीं होता है। और जो लोग पुस्तकें पढ़ने के शौकीन हैं वो मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि जब तक पुस्तक ना पढ़ो, जब तक उसके पन्ने ना पलटो, तब तक ऐसा लगता है जैसे खाना पीना सब कुछ हराम हो चुका है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो बच्चा अगर कहानी लिखना चाहता है या लोग कहानी कंपटीशन होते हैं जैसे, तो बच्चा जब कहानी लिखना चाहता है तो बच्चे को कहानी पढ़ना जरूर पड़ेगी। अगर वो नहीं पढ़ेगा तो वो लिख भी नहीं सकेगा, क्योंकि जो कार्टून चैनल्स होते हैं, कितने भी कार्टून चैनल्स आप कह लीजिए, और कोई भी उसका फेवरेट सीरियल कह लीजिए, जैसे बीच में शक्तिमान आया था, यहाँ पे मैं पबजी वाली बात करी थी तो मैं आपको बताऊंगी। तो शक्तिमान को बच्चों ने अपना रोल मॉडल समझ लिया था, और उसको रोल मॉडल समझने के चक्कर में क्या हुआ कि बालकनी से गिर गए, छत से कूद गए। अभी मैं आपको कुछ दिनों पहले का इंसिडेंट बता रही हूँ। बच्चा मेरे यहाँ आया और मुझसे कहता, आंटी आपकी छत पे जाना है, और वो बैग टांगे हुआ था। तो मैंने पूछा क्यों, तो बोला मुझे कूदना है। मैंने कहा छत से कूदना है, तो कहता हाँ मैं उड़ूंगा। तो ये बताइए, ये हमें बच्चों को वॉच करने की बहुत जरूरत है कि अगर वो कोई प्रोग्राम देख रहे हैं या कुछ ऐसा कार्टून देख रहे हैं, तो वो उससे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो जाए कि उनको ये लगने लगे कि ये जो ये कर रहा है ये हम भी कर सकते हैं। इसी तरह से शक्तिमान सीरियल के साथ हुआ। शक्तिमान बहुत पॉपुलर हुआ बच्चों में, पर उसके कारण बहुत बच्चों ने अपने हाथ पैर तोड़े, कई बच्चे हॉस्पिटलाइज हुए, कई अनफॉर्चुनेटली कई बच्चों की डेथ हो गई। इसी तरह से ब्लू व्हेल गेम के साथ हुआ। ब्लू व्हेल गेम में तो इतना कभी कभी मैं सोचती हूँ तो मुझे इतना दुख लगता है उन पेरेंट्स के लिए भी और उन बच्चों के लिए भी, क्योंकि उसमें तो स्टेप वाइज आपको अपने आप को जो था वो चोट पहुंचाना है। तो जब स्टेप वाइज आप देख रहे हैं कि आपके हाथ पे कटे का निशान है आपके बच्चे पे, या वो परेशान है या उसके चोट लगी हुई है, आखिरी स्टेज तक आते आते बच्चे को इतनी ज्यादा चोट लग चुकी होती थी कि बच्चा जो है वो कई बच्चे नहीं बच सके उसमें। तो इसीलिए हमें अपने बच्चों को किताबें खरीद कर जरूर देनी चाहिए। कम से कम उन्हें ये इस बात के लिए हमें मोटिवेट करना चाहिए कि आप कहानियां पढ़ें, किताबें पढ़ें। प्रेमचंद हो गए, शिवानी हो गई, और ये जयशंकर प्रसाद हो गए, रामवृक्ष बेनीपुरी, महाकवि निराला, इन सब लोगों की किताबें, इन सब लोगों के साहित्य, ये सब कुछ पढ़ा। ये एक सिर्फ एक्सक्यूज है कि हमारी पढ़ाई इतनी ज्यादा है तो हम नहीं पढ़ते, ऐसा नहीं है। हम लोग इसमें एक प्रयोग कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप एक किताब लाइए और उसको आप रख दीजिए घर में। और अगर वो किताब, जितने लोग वहां से निकलेंगे ड्राइंग रूम से, जितने लोग वहां पर बैठेंगे, वो उस किताब को 100% उठाकर देखेंगे और उसको देखेंगे उसके अंदर क्या है। जब बच्चे से कहिए, बच्चे को आधी कहानी सुना दीजिए, आधी कहानी सुनाने के बाद बच्चे की जो क्यूरियोसिटी लेवल है वो बढ़ जाएगा, वो पूछेगा आगे क्या हुआ। तो आप कहिए अब ऐसा करो कि आगे की बाकी की जो कहानी है वो तुम किताब में से पढ़ो, वो देखो कि उसमें क्या हुआ था। तो बच्चा वो आधी कहानी जब पढ़ेगा तो वो दूसरी भी पढ़ेगा और वो तीसरी भी पढ़ेगा, क्योंकि हम लोग इसी तरह से पढ़ पढ़ के ही तो पढ़ना सीखे हैं। और आज की तारीख में भी जब हम जाते हैं तो चाहे मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊं और चाहे रेलवे स्टेशन है, चाहे बस स्टैंड है, आप देखिए एक किताबों का जो स्टॉल होता है वो हमेशा खाली रहता है। उसमें गिने चुने लोग होते हैं जो किताबें खरीदते हैं। जब एक चॉकलेट आ सकती है, सिल्क चॉकलेट जब 100 रुपए की आ सकती है, तो किताबें तो 50 रुपए की आती हैं, वो उससे भी सस्ती है, और वो आपको हमेशा फायदा ही देंगी। कभी भी कोई भी टॉपिक तैयार करना होता है और अगर हमारे पास कोई बुक होती है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, पॉल्यूशन है, एनवायरमेंट है, प्रदूषण है, पर्यावरण है, दोस्ती है, लोक कथा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर बच्चा जो है वो तैयारी करता है, निबंध की तैयारी करता है। पर वो निबंध की तैयारी तब करता है जब क्लास में टेस्ट होता है, और जैसे ही वो टेस्ट हो जाता है, नंबर आ जाते हैं, वो किताब
बंद हो जाती है और वापस वो पहुंच जाती है किसी तीसरी जगह। तो हमें इस चीज को बच्चे को बताते रहना है कि अगर तो उसके लिए सबसे पहले तो एक तो हमें पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। जब हम पढ़ेंगे तभी बच्चा पढ़ेगा। बोलने से कोई नहीं सीखता। हमने भी नहीं सीखा था। जब हमने अपने घर में किताबें देखी थी और देखा था कि मम्मी पढ़ती हैं, अखबार हमारे घर में आते थे तीन तीन तरह के, तब हमने उसको पढ़ना शुरू किया। और जो बातें हमारे घर में सिर्फ कही गई कि तुम ये करो और वो उन लोगों ने नहीं करी, तो वो हमने भी नहीं करी। अब जैसे मैंने अभी आपसे फेस्टिवल की बात करी है, तो एक मैंने कहानी लिखी है दशहरे पे। तो दशहरे पे आपको मैं अगले हफ्ते, अगले महीने है 25 तारीख को, तो मैं दशहरे पे आपको कहानी सुनाती हूँ। और उसके साथ ही मैं आपसे फिर विदा लूंगी। तो एक बार क्या होता है कि एक राजा होता है, राजा का नाम होता है राजा माधो सिंह। और बड़ा प्यारा सा क्यूट सा राजा होता है, वो गोल मटोल टाइप का, उसकी बड़ी बड़ी मूछें होती हैं, जैसे वो एयरपोर्ट पे पहले बने होते थे दरबान टाइप के। और वो जो माधो सिंह होता है वो थोड़ा सा ना ऐसे जॉली टाइप का होता है। तो वो जहां भी जाता है हंसता है, मुस्कुराता है, तो उसकी जो प्रजा होती है उसे बहुत पसंद करती है, क्योंकि वो बड़ा सीधा सा होता है। तो एक बार क्या होता है कि जो राजा माधो सिंह होता है, वो अपने दोस्त राजा उधम सिंह से मिलने उसके राज्य में जाता है। तो दोनों बड़े खुश होते हैं, बड़े बचपन की बातें करते हैं, घुड़सवारी करते हैं। फिर राजा माधो सिंह उससे कहता है कि अच्छा, अब मैं अपने वापस राज्य जाता हूँ, और क्योंकि कल दशहरा है और मुझे जो है वो रावण को मारना है। तो उधम सिंह कहता है अच्छा, तो तुम रावण को मारोगे? तो फिर माधो सिंह उसमें बचपन में ऐसी बातें करता है, कहता है कि अरे नहीं, उसको तो श्री राम ने मारा था, मैं तो उसके जो पटाखों से भरा हुआ पुतला होता है उसको जलाता हूँ। ये सुनकर दोनों दोस्त हंसते हैं। और तभी जो उधम सिंह होता है उसका एक दूत आके कहता है कि महाराज, हर साल की तरह क्या इस साल भी पूरे राज्य में जो सोने के पत्ते बंटवाने हैं उनकी व्यवस्था कर दी जाए। तो राजा उधम सिंह कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, सारी तैयारियां कर लो, हमारे जो सारे राज्य भर में वो जो है पत्ते जो है पहुंच जाने चाहिए, और सब लोगों से बता दो कि उसको करना है कल। पर माधो सिंह का जो मुंह होता है वो आश्चर्य से खुला रह जाता है। वो सोचता है अरे, मेरा दोस्त इतना अमीर है और मुझे ये बात पता ही नहीं थी। उसने अपने दोस्त से ऐसे कहा, अरे तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो उधम सिंह, क्या तुम मुझे सोने के पत्ते नहीं दोगे? तो उधम सिंह बोला, अरे क्यों नहीं माधो सिंह, तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, जितने चाहो उतने पत्ते ले लो। तो पर वो तो दशहरे के दिन ही बटते हैं, तो मैं तुमको कल दूंगा। ये सुनकर माधो सिंह कहता है कि नहीं नहीं, कल क्यों दोगे, मैं तो आज ही लौट रहा हूँ, मुझे तो जाना है अपने राज्य में। तो उधम सिंह कहता है ठीक है, तुम इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो, तुम परेशान मत हो, मैं जो हूँ तुम्हें कल पत्ते पहुंचवा दूंगा। तो माधो सिंह कहता है ठीक है, पर मुझे पूरे 1000 बोरे चाहिए। तो उधम सिंह कहता है कि अरे माधो सिंह, क्या तुम पागल हो गए हो? 1000 जो पत्ते हैं उनका तुम करो, बोरों का करोगे क्या तुम? उसमें तो लाखों करोड़ों पत्ते होंगे। तो माधो सिंह फिर गुस्सा होकर बैठ जाता है, कहता है हाँ हाँ, तुम तो मेरे दोस्त नहीं हो, तुम सारी दोस्ती भूल गए हो, तुम मुझे देना नहीं चाहते हो। तो उधम सिंह कहता है अरे नहीं नहीं, मेरे प्यारे गोलू मोलू माधो सिंह, तुम बिल्कुल नाराज मत हो, मैं तुमको 1000 बोरे जो है वो सोने के पत्तों के कल भिजवा दूंगा, तुम बिल्कुल निश्चिंत होके जाओ। ये सुनकर जो है माधो सिंह खुशी खुशी उसके गले लग जाता है और चल देता है। पूरी शाम पूरी रात जो है माधो सिंह के दिमाग में बस सोने के पत्ते। वो रात में सोता है तब भी चारों तरफ सोने के पत्ते उसके बिस्तर पे पड़े रहते हैं। जो राजा रानी और जो जितने लोग रहते हैं, जो दरबारी, वो जो है उसको, सब लोग जो है, सारे दुनिया के लोग जो है, वो अपने मुकुट में सोने सोने के पत्ते लगाए दिखलाई देते हैं। वो इतना खुश हो जाता है। सुबह वो उस दिन बहुत खुश था, दशहरे वाले दिन पूरे दिन रास्ता दिखता है। तभी दोपहर में उसको पता चलता है अंदर कि अरे वो जो आपके मित्र हैं उधम सिंह, उनके सैनिक आए हैं, वो 1000 बोरे लेकर आए हैं सोने के पत्तों के। तो माधो सिंह बहुत खुश हो जाता है। वो तुरंत दौड़ता हुआ बाहर जाता है, बोला नहीं नहीं, उनको वहीं रोको, और मेरी सारी जो प्रजा है वो भी आ गई ना, क्योंकि माधो सिंह ने अपने प्रजा को भी कहलवा दिया था कि सब लोग मेरे यहाँ आ जाना दूसरे दिन दोपहर तक, क्योंकि जो है सबके परिवार को मैं एक एक सोने का पत्ता दूंगा। तो लोग भी बेचारे सुबह से आके खड़े हुए थे, लोग भी बहुत खुश हो गए थे, अरे वाह, सोने का पत्ता मिलेगा। तो इस तरह से करके फिर माधो सिंह जब महल के बाहर आता है, तो दूत को देखकर इतना खुश हो जाता है कि दूत के गले लग जाता है। कहता है अरे वाह, मेरा दोस्त देखो कितना कितना अच्छा है, उसने मेरे कहने से पूरे 1000 बोरे भिजवा दिए, चलो जल्दी से बोरा खोलो।
तो दूत कहता है पर महाराज इसे अंदर तो ले चले। कहता नहीं नहीं, ये जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं मैं सबको एक एक सोने का पत्ता दूंगा। ये सुनकर सभी लोग खुशी के मारे हंसने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, ताली बजाने लगते हैं, उसकी जय जयकार करने लगते हैं माधो सिंह की। और भैया वो जो है वो झोला खोला जाता है। जब झोला खोला जाता है तो उसके अंदर से बहुत सारे हरे हरे पत्ते जो है वो चारों तरफ निकल के बिखर जाते हैं। माधो सिंह बिल्कुल सन्ने खड़ा रह जाता है। वो कहता है अरे ये क्या? तो कहता है अरे हो सकता है एक गलती से ये जो बोरा है पत्तों का आ गया हो, दूसरा बोरा खोलो। दूसरे में भी जो है ये हरे हरे पत्ते निकल के बिखर जाते हैं। इसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा, जब बहुत सारे बोरे खुल जाते हैं तो माधो सिंह का चेहरा गुस्से के मारे लाल हो जाता है। वो जोर से चिल्लाता है। वो कहता है कि अरे मैंने अपने दोस्त से कहा था सोने के पत्ते भेजने के लिए, और जरूर तुम सैनिकों ने इसमें कोई ना कोई अपनी कारस्तानी करी है। तुम लोग सोने के पत्तों की जगह ये हरे हरे पत्ते कहीं से इनमें भरकर ले आए हो। तो दूत कहता है नहीं महाराज, हमें जो दिया गया है हम वही लेकर आए हैं। तो माधो सिंह कहता है अपने गुस्से में पैर पटकने लगता है वहीं पे बच्चों की तरह। कहता है नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरा दोस्त मुझसे झूठ नहीं बोल सकता है, तुम लोगों ने ही इसमें पत्ते बदले हैं। तब तक उसमें एक जो वृद्ध सैनिक था वो आगे आता है और कहता है कि महाराज अगर आप नाराज ना हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो माधो सिंह कहता है हाँ हाँ कहो। तो वो कहता है जो वृद्ध सैनिक होता है वो कहता है महाराज सोने के पत्ते यही हैं, पर आप हमारे महाराज की बात जो है वो ठीक से समझे नहीं। तो माधो सिंह कहता है क्या मतलब? तो वो जो वृद्ध सैनिक होता है वो कहता है क्योंकि महाराज इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। तो माधो सिंह के साथ सभी लोग वहां आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो कहते हैं कौन सी कथा है? तो वो कहता है कि बहुत समय पहले की बात है। देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था, वर्षों पहले, सालों पहले। तो जिसे युगों पहले कह सकते हैं कि देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसके कौत्स नाम का एक पुत्र था। तो जब कौत्स की शिक्षा पूरी हो गई, वो आश्रम में शिक्षा ग्रहण करता था, और जब उसकी शिक्षा पूरी हो गई तो उसने अपने जो गुरु थे वर्तंतु, ऋषि वर्तंतु, उनसे उसने कहा कि आपको मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, तो मैं क्या गुरु दक्षिणा दूं? तो जो वर्तंतु ऋषि थे उन्होंने कहा कि मैंने तुमको 14 विद्याएं सिखाई हैं, तो तुम मुझे 14 विद्याओं के बदले में 14 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दो। तो वो बेचारा घबरा गया। वो गरीब ब्राह्मण का पुत्र, वो कहाँ से इतना सब लाता? वो राजा रघु के पास सहायता मांगने के लिए गया, और राजा रघु ने उसकी बात मानी और उसको उसकी सहायता करने का वचन दिया। राजा रघु ने इंद्र को बुलाया और इंद्र से कहकर कुबेर के द्वारा जो है वो सोने के सिक्के, स्वर्ण मुद्राएं बरसवाई। तो कहते हैं कि जब वो जो स्वर्ण मुद्राएं बरसी ऊपर से, वो सीधे जाकर शमी वृक्ष पे गिरी। और शमी वृक्ष पे वो जब सिक्के बरसे तो जो पौत्स था उसने 14 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु को देने के बाद, ऋषि वर्तंतु को देने के बाद में वहीं पर छोड़ दी। और राजा रघु ने अयोध्या में वो सारे जो थे स्वर्ण मुद्राएं बंटवा दी अपनी प्रजा के बीच में। और उसके बाद से उस शमी वृक्ष पे ये सिक्के गिरे। इस कारण इसके जो है इसके पत्तों को सोने के पत्ते कहा जाता है। ये सुनकर वहां पे बिल्कुल सन्नाटा छा गया, और जो राजा माधो सिंह था उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। थोड़ी देर तक बिल्कुल वहां पे जब पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, उसके बाद बहुत जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। सबने देखा कि राजा माधो सिंह अपना पेट पकड़कर हंसता चला जा रहा है, हंसता चला जा रहा है, और उसकी हंसी नहीं रुक रही है। और ये देखकर जो उसकी प्रजा थी वो भी हंसी के मारे दोहरे हो गई, और वो लोग भी ठहाका मारकर सब हंसने लगे। और फिर उनको हमेशा की तरह इस बार भी प्रजा को राजा माधो सिंह के कारण हंसने का एक मौका मिल गया। तो ये थी एक कहानी। और ये कहानी जो थी ये भी बचपन की मेरी एक इंसिडेंट है। मेरी मम्मी पुरातत्व संग्रहालय में जैसे हमेशा नौकरी करती रही, तो अब तो वो रिटायर हो गई है। तो उनकी पहली पोस्टिंग महेश्वर में थी। मध्य प्रदेश में है महेश्वर, और बहुत सुंदर जगह है। माता अहिल्याबाई का राज किला है वहां, उनका पूरा राजमहल है। और नर्मदा जी के किनारे बहुत सुंदर घाट बने हुए। शंकराचार्य फिल्म की शूटिंग भी उस टाइम पे हुई थी, जब मैं बहुत छोटी थी, मैंने देखी थी वो शूटिंग।
और महेश्वरी साड़ियाँ भी वहाँ पे बनती हैं महेश्वर में। तो वहाँ पे जब लोग ऐसे आते थे कि अरे-अरे सोने के सिक्के सॉरी सोने के पत्ते ले लो, सोने के पत्ते ले लो, तो मम्मी भी कहती थी हाँ, तुम भी ले लो। तो मैं बड़ा आश्चर्य करती थी और मैं सोचती थी ये सोने के पत्तों का लेन-देन हो रहा है। अच्छा बच्चा कुछ ना समझे, सोना-चांदी ज़रूर समझना शुरू कर देता है। तो जब मैंने बाहर जाके मैंने देखा तो वो हरे-हरे से पत्ते थे। ख़ैर ये कथा मुझे तब तो नहीं पता चली, पर जब मैं बड़ी हुई और मैंने इसके बारे में पढ़ा और तो वो जो था मुझे लगा कि इस बात को सब बच्चों को जानना चाहिए कि ये इसलिए क्यों क्यों कहा जाता है। और आज के अभी कोई बच्चे मेरे आए थे कुछ टाइम पहले, तो जब मैं उनको बता रही थी तो उसमें बच्चे ने मुझसे बड़ा मजेदार प्रश्न किया। उसने कहा आंटी सोने के पत्ते तो ठीक है, पर आप लोग क्या एक दूसरे के घर बिना बुलाए ऐसे ही चले जाते थे? तो मुझे लगा कि सही बात है, समय कितना बदल गया है। पहले हम लोग अपने मोहल्ले में, पास-पड़ोस में जाते थे, तो लोग इतना खुश हो जाते थे, कभी किसी को बताना नहीं पड़ा। अब तो किसी के यहाँ जाने से पहले, किसी को बताने से पहले फ़ोन करना पड़ता है या एक बार पूछना पड़ता है कि आप अवेलेबल हो कि नहीं, आप कुछ कर रहे हो कि नहीं। तो मुझे जब मैं ये कहानी पढ़ती हूँ या कहानी किसी को सुनाती हूँ, तो मुझे उस बच्चे का क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा लगता है। तो हम वापस एक बार फिर से अपने बचपन में जाएँ और जिस तरह से हम लड़ते थे, झगड़ते थे एक-दूसरे से और सब कुछ भूल जाते थे, फिर से उसी तरह से अगर जीना शुरू कर दें, तो हमारी ये ज़िंदगी भी बहुत सहज और सरल बन जाएगी। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और कोशिश करूँगी ईश्वर चाहेगा तो फिर आपके साथ समय बिताने का मौका आएगा और आप सब लोगों को देखती हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत कुछ सीखने का मिलता है, बहुत कुछ अच्छा लगता है और बहुत सारी बातें जो पहले से नहीं पता थी मेरे ज्ञान में मतलब निरंतर वृद्धि होती रहती है, नॉलेज एनहांस होती है और इसके लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ और आप सब लोगों ने मुझे जो इतना प्रेम, इतना सम्मान और धन्यवाद, नमस्ते।